हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और स्टडी भी ठीक चल रही होगी। रिजल्ट आ गया है यूजीसी का साथियों। अब जिसका हुआ है उसको बधाई, जिसको नहीं हुआ उसको उदास होने की ज़रूरत नहीं साथी। बिल्कुल परेशान मत होइए, जून ज़्यादा दूर नहीं है साथियों। 3 महीना 4 महीने के बाद से फिर से एग्ज़ाम है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए। मैं जीतन स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम डेस्टिनेशन के इस चैनल पे। और अभी जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास चला रहे हैं साथियों, कल तक जो हम बोल रहे थे कि हम टारगेट कर रहे हैं जून में जेआरएफ जो बैच है उसमें 115 क्वेश्चन पर कट ऑफ को देख के अब लग रहा है कि इतना टारगेट करना सभी कैटेगरी के लिए जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो सकता है। इसलिए अब से हमारा टारगेट जो रहेगा 1 to 5 रहेगा। यूजीसी नेट में 1 to 5 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 हमारा टारगेट रहेगा साथियों। पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि 85 क्वेश्चन, 85 प्लस क्वेश्चन हम करवा देंगे। आप मेरे साथ बस बने रहिए साथियों। यूजीसी में जो क्लास चला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसमें यूनिट 1 थियरी ख़त्म होने वाला है। उसी में एक ये कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है। आज इसको हमको देखना है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, देखिए कुछ कंसेप्ट है साथियों जिसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। जैसे मैं इससे पहले जितने भी क्लास में बढ़ाए आप उसको जाकर ध्यान से देखिए लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है साथियों। जब आप इसका हिंदी देखेंगे तो दोनों का लगभग लगभग एक ही हिंदी कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं का जनरली एक ही हिंदी इस्तेमाल होता है, एक ही हिंदी प्रयोग होता है दोनों के लिए। लिबर्टी हो या फिर फ्रीडम हो, दोनों के लिए स्वतंत्रता शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, पर इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि ये आधुनिक अवधारणा है साथियों। ये अवधारणा आधुनिक है। ग्रीक एज वगैरह में ये लिबर्टी की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी स्टेट को पावरफुल करिएगा वहाँ पे लिबर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाएगा। अगर हम जैसे समाजवाद को देखें, मार्क्सवाद को देखें, जो स्टेट ही नहीं है वहाँ पे, या फिर आजकल का जो स्टेट है जिसमें आप समाजवादी स्टेट में जहाँ पे स्टेट पावरफुल होते जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, जिससे वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लिबर्टी का कोई अवधारणा नहीं रहेगा। अगर हम तानाशाही राज्य में देखिए तो वहाँ पे लिबर्टी का कोई अवधारणा नहीं। स्टेट अगर पावरफुल होगा तो लिबर्टी अपने आप कम हो जाएगा। ये हम पहले देख चुके हैं। अभी देखिए साथियों, हमारा यहाँ पे टारगेट है लिबर्टी को समझना, लिबर्टी को जानना और लिबर्टी से आए हुए क्वेश्चन को टैकल करना, उस पर गलती नहीं करना। तो लिबर्टी और फ्रीडम, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखिए। एक तो आप अगर बहुत ही नासमझ के ऐसा जवाब देंगे तो ये कर सकते हैं कि आम तौर पे एक फ़र्क है कि लिबर्टी का इस्तेमाल जो होता है व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है और इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, जबकि फ्रीडम का अर्थ मास लेवल पे व्यक्तियों को इसमें स्वतंत्रता, जो मास लेवल पे स्वतंत्र होता है। जैसे इंडिया स्वतंत्र हुआ था, भारत के लोग फ्रीडम हुए, भारत फ्रीडम हुआ था, भारत के लोग फ्रीडम जो 1947 में आज़ादी उनको मिली थी। पर लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिबर्टी इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे होता है इंडिविजुअल। अब देखिए एक चीज़ और समझ में आएगा, अगर लिबर्टी इंडिविजुअल है तो ये कौन से थिंकर्स होंगे जिसको सपोर्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल की बात कौन करते हैं? उदारवादी करते हैं साथियों, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो कैपिटलिस्ट को मानते हैं, जो कैपिटलवाद को यानी कि पूंजीवाद को मानते हैं, जो उदारवाद को मानते हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि व्यक्ति जो है विवेकशील है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, वो अपना गुड और बैड समझता है। तो लिबर्टी का कंसेप्ट साथियों, इसको जो हम जुड़ेंगे वो उदारवाद से जुड़ेंगे। ये हुआ आपका जो साधारण एक आम लेमैन की तरह हम आंसर नहीं कर रहे हैं, एक वेल एजुकेटेड की तरह आंसर कर रहे हैं कि लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो उदारवाद से जुड़ता है, और फ्रीडम का कंसेप्ट यानी कि फ्रीडम का कंसेप्ट ये समाजवाद से जुड़ता है, यानी कि पूरे समाज के फ्रीडम की बात कर रहा है। ये पूरे समाज में फ्रीडम होना चाहिए उसकी बात कर रहा है, जबकि लिबर्टी हो व्यक्तिगत तौर पर है। पहला ये। दूसरा जो अभी हम बोल रहे थे कि लिबर्टी जो है वो किसी एक इंसान का लिबर्टी हो सकता है, पर जहाँ भी स्वतंत्रता आमतौर पर देखिए आमतौर पर समान है, परंतु फ़र्क है। लिबर्टी का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, व्यक्ति का स्तर पर किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता किसी देश की स्वतंत्रता जैसे बड़े इकाइयों को संदर्भित करता है। ये बात फ्रीडम के संदर्भ में बोला जा रहा है। होपफुली आप समझ रहे हो साथियों, ये बेसिक डिफरेंस है और इसको आपको हमेशा याद रखना है। लिबर्टी का कंसेप्ट देखिए साथियों, आधुनिक उदाहरण जब लाख जन्म लेता है 17वीं शताब्दी में, तो वहाँ से लिबर्टी का कंसेप्ट आता है साथियों। लाख देखिएगा कह रहा है। अब लिबर्टी पे कुछ थिंकर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। लाख क्या बोल रहा है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। क्या बोल रहा है समझ रहे हैं? जहाँ कानून नहीं रहेगा यानी कि जहाँ पे लॉ रूल्स नहीं होंगे, बिना रूल्स के अगर कोई स्टेट रन कर रहा है तो वहाँ पे स्वतंत्रता भी नहीं होगी। यानी अगर जैसे पहले क्या होता था, राजा होते थे, तो राजा वहाँ पे राज्य में उनके अंतर्गत
वहीं न्यायपालिका का काम करते थे, वहीं विधायिका, वहीं कार्यपालिका सब होते थे। तो वहाँ पे कोई नियम, कोई रूल्स, कोई संविधान, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था साथियों। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वहाँ पे प्रजा स्वतंत्र भी नहीं थी, क्योंकि राजा जिसको मर्जी उसको बलि दे देता था, जिसको मर्जी उसको जो अच्छा लगता था वो करता था। तो इसीलिए ये लाक बोल रहा है कि जहाँ पे कानून नहीं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जहाँ पे लॉ नहीं, वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी कि लिबर्टी नहीं हो सकती है। रूसो देखिए, रूसो, हालांकि इन सबको पढ़ना है, मार्क्स तो को हम देख चुके हैं, और मार्क्सवाद को देख चुके हैं, मार्क्स को पढ़ना है, हेगल को पढ़ना है, हेगल को पढ़ना है, और रूसो को तो अलग से पढ़ना है। तो सबको अलग अलग से पढ़ना है साथियों। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं, ये लिबर्टी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए रूसो क्या कहता है, सामान्य इच्छा का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा, जनरल विल का थियोरी जो रूसो देता है, हम बाद में देखेंगे कि जनरल, जब रूसो को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेट को क्रिएट करता है, कैसे बोलता है कि पहले जो था बैक टू द नेचर की कंसेप्ट को ये ले आता है, कहता है कि बैक टू द नेचर, यानी कि प्रकृति को ओर लौट जाओ। पहले जो थे मानव, जो थे वो मानव शांतिपूर्ण थे। आज के मानव जो है, आज जैसे पहले मानव जो थे वो अभिलाषी नहीं थे, आज के मानव अभिलाषी है। पहले केवल जितना ज़रूरत है उतना ही लोग उसको अगर मिल जाए तो वो खुश रहते थे, पर आज के मानव जो है वो अभिलाषी है, वो नीडी नहीं है, यानी कि डिजायरेबल हो गया है, वो नीडी नहीं है। ये रूसो बोलता है। और वहाँ पे इच्छा जो जनरल विल की थियरी देता है, तो वो वहाँ से जनरल विल आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, सामान्य इच्छा यानी जनरल विल। तो उस टाइम हम देखे रूसो को, तो वहाँ देखें कि जनरल विल का थियरी है क्या। अभी इतना समझिए कि रूसो कमेंट करता है कि सामान्य इच्छा का पालन ही स्वतंत्रता है, यानी कि जनरल इच्छा। देखिए, एक तरह से मैं जनरल विल को यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो ये होगा कि जनरल विल, जो लोग अपनी इच्छाएं स्टेट को समर्पित कर देते हैं, स्टेट को दे देते हैं, तो स्टेट जो है पावरफुल हो जाती है। और इसी को बोल रहा है कि स्टेट जो नियम बनाएगी वो जनरल विल होगा, और जनरल विल का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यानी कि जो स्टेट नियम बनाती है वहाँ वो उसी को पालन करता है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, बड़ा ही क्वेश्चन बढ़िया उठेगा आपके दिमाग में, कि एक तरफ तो रूसो बोल रहा है कि लिबर्टी की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि अगर जनरल विल कोई नियम बना रही है तो उसके खिलाफ कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर कोई जनरल विल के खिलाफ जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जनरल विल सुप्रीम है, यानी कि स्टेट जो है सुप्रीम है। तो बात तो वहीं आ रही है कि एक तरफ ये स्वतंत्रता को, लिबर्टी को बोल रहा है बढ़ावा देने के लिए, दूसरी तरफ कह रहा है कि स्टेट को पावरफुल बना दो और स्टेट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी है। हालांकि इसको हम देखेंगे जब रूसो को पढ़ेंगे। मार्क्स देखिए, मार्क्स स्वतंत्रता की आवश्यकता की मान्यता है, ये मार्क्स स्वतंत्रता आवश्यकता की मान्यता है, ये मार्क्स का कथन है साथियों। इसको भी याद रखना है आपको कि स्वतंत्रता जो है, यानी कि लिबर्टी जो है वो आवश्यकता की मान्यता है। हीगल, स्वतंत्रता कानून का पालन, अगर जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं हीगल के अनुसार वो स्वतंत्रता है, ये हीगल बोल रहा है। एल.टी. हॉब्स क्या कहता है, ये एक थिंकर साथियों, इसका आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि ये यूजीसी ने कई बार पूछा हुआ है। इसको देखिए, तो एल.टी. हॉब्स को देखते हैं साथियों। ये कह रहा है, ये जो सेंटेंस साथियों, इसको थोड़ा सा बड़ा ही गहराई में बोल रहा है और गहराई से समझना ही पड़ेगा। एक अज्ञात की स्वतंत्रता, एक अननोन की लिबर्टी है। अगर एक अननोन की लिबर्टी, फ्रीडम की बात कर रहा है, एक को छोड़कर सभी की सशस्त्र दासता होगी, और इसके विपरीत सभी के द्वारा आनंद लेने की स्वतंत्रता के लिए सभी पर कुछ ना कुछ संयम रखना चाहिए। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन शायद आपको परेशान कर रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक अज्ञात की स्वतंत्रता। सपोज कीजिए कि इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 142 करोड़ लोग हैं। हम एक इंसान को इतना अधिक स्वतंत्रता दे दें कि उसको डिफाइन न करें। जैसे हमारा स्वतंत्रता कहाँ तक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड करता है, हमारा लॉ डिसाइड करता है, और उसके हम बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। पर एक इंसान के पास इतना अधिकार दे दे कि वो उसके पास उसके ऊपर कोई जो सीमा है, लिमिट है, उसके ऊपर न लगाए। अगर हम उसके ऊपर कोई लिमिट न लगाते हैं तो उसकी स्वतंत्रता अथाह हो जाएगी, यानी अज्ञात स्वतंत्रता। उसके पास स्वतंत्रता कितना है ये ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए उसका लिबर्टी जो अज्ञात हो जाएगी। और अज्ञात होगा, सपोज कीजिए कि अगर वो इंसान किसी ऐसे पद पे बैठा हुआ है जो चाहे सो कर सकता है, तो वहीं कह रहा है कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगे, अपने अकॉर्डिंग नियम बनाने लगे, अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ करने लगे, वो अपने अकॉर्डिंग जो उसके पास हाथ में पावर है उसका इस्तेमाल करने लगे, तो सबकी दासता हो जाएगी, यानी कि सब उसके अंदर दास बन जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लिबर्टी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहीं ये बोल रहा है कि एक की, अगर सबका जो स्वतंत्रता है वो ज्ञात होना चाहिए, उसको डिफाइन होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है।
अदरवाइज हम एक की अज्ञात रूप से एक को हम स्वतंत्र कर देते हैं तो बाकी सबकी दासता होगी, वो बाकी सब सशस्त्र रूप से दास हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने लिबर्टी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगा। सपोज कि एक मोहल्ले में हम हैं और मैं इतना तेज़ साउंड यहाँ पे बजाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं इतना तेज़ अगर साउंड बजाऊँ तो बगल वाले सारे लोग परेशान हो जाएंगे, यानी कि उनको वो अपने लिबर्टी का और मुझे रोक भी नहीं पाएंगे, तो वो अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं मेरे आगे, यानी कि वो दास के रूप में देखे जाएंगे। उसी को ये बोल रहा है कि एक की अज्ञात स्वतंत्रता एक को छोड़कर सभी की सशस्त्र दासता होगी, और इसके विपरीत सभी द्वारा आनंद लेने की स्वतंत्रता के लिए सभी पर कुछ ना कुछ संयम रखना चाहिए। साथ ही ये भी बोल रहा है ऐसा करना तो गलत है ही, ये बोल रहा है कि ऐसा करना गलत है ही, इसलिए कह रहा है कि सभी को आनंद रूप से स्वतंत्रता का आनंद लेना है तो सभी को कुछ ना कुछ संयम रखना चाहिए, यानी कि सभी के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदी लगना चाहिए कि हम 50 डेसिमल से ऊपर साउंड नहीं बजा सकते, हम 100 डेसिमल के ऊपर साउंड नहीं बजा सकते। ये हमारे एक तरह से कानून से इसको प्रबंधित किया जाना चाहिए, और हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए साथियों, यही बात बोल रहा है। नॉर्मन बेरी ने स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा साथियों, एक है स्वतंत्रता को महसूस करना और दूसरा है स्वतंत्र होना। स्वतंत्र होने और स्वतंत्र को महसूस करने में फ़र्क है साथियों। जैसे भारत के लोग स्वतंत्र है भी और स्वतंत्रता को फील भी करते हैं कि हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, किसी राज्य में चले जा सकते हैं, किसी राज्य में आ सकते हैं, कहीं कुछ व्यापार कर सकते हैं, कहीं कुछ संगठन बना सकते हैं, तो एक हम फील कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। पर नॉर्थ कोरिया में जाइएगा आप ऐसा है कि स्वतंत्र है, पर ऐसा है कि आप हॉलीवुड मूवी नहीं देख सकते हैं, आप कुछ ऐसा सीरियल नहीं देख सकते, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो स्टेट ही छाप रही है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता, अगर वो स्टेट बोले कि हाँ आप स्वतंत्र हैं, आप राज्य के अंदर घूम लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर स्वतंत्रता फील नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में स्वतंत्रता को फील करना जरूरी है साथियों, ये नॉर्मन बेरी बोल रहा है। अर्नेस्ट बार्कर, स्वतंत्रता हमेशा सशस्त्र होती है, बात यही है, बस थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, जिसे ये बोल रहा है, कह रहा है स्वतंत्रता हमेशा सशस्त्र होनी चाहिए, यानी सशस्त्र होनी चाहिए, कंडीशनल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम किसी एक को उतना स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं जो बाकी की स्वतंत्रता बाधित करे, इसीलिए स्वतंत्रता हमेशा कंडीशनल होनी चाहिए, ये बात ये बोल रहा है। ये साथियों ये कंसेप्ट जो है ये आयशा वर्लिन के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की क्या बात होती है। निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा साथियों, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है, और इसमें जो थिंकर्स है, यूजीसी ने बार बार यहीं से क्वेश्चन उठाना चाहा है और उठाया भी है। निगेटिव जो लिबर्टी का विचार है साथियों, ये आयशा बर्लिन एक थिंकर है, उसने अपनी 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में दिया था, उसने अपनी लेख 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में दिया था, और पुनः अपनी बुक जो है 4 एशियन लिबर्टी 1969 में दोहराया था साथियों। देखिए अब निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर, SWW का मतलब हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसको अपने नोट्स में आप जब मेंशन करिएगा तो इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाइएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक चार्टर 1941 में उस समय दौरान यूएस राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा यूके प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा तैयार किया गया था। ये बात क्वेश्चन पूछा हुआ साथियों कि ये जो चार्टर तैयार किया गया, इस टाइम पे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे और यूके का जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, इसको आपको याद रखना होगा। एक चार्टर तैयार किया गया था जिसमें 4 फ्रीडम की घोषणा की गई थी साथियों। बोलने का अधिकार होना चाहिए, पूजा करने के अधिकार, भय से मुक्ति और चाहत से फ्रीडम फ्रॉम वांट, चाहत से आज़ादी। ये 4 स्वतंत्रता किसमें दी गई थी साथियों। एक चार्टर तैयार किया गया था अटलांटिक चार्टर नाम से 1941 में, उसमें किया गया था। और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उस टाइम के जो रूजवेल्ट थे वो यूएस के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे, और चर्चिल जो थे वो यूके के प्रधानमंत्री थे। ये 2 नाम आपको याद रखना होगा साथियों, और ये 4 स्वतंत्रता की बात कही गई थी इस चार्टर में। अब देखते हैं हम निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या फ़र्क है और कौन क्या कहता है। देखिए निगेटिव का मतलब साथियों, देखिए हमको जो अधिकार मिलता है वो स्टेट के खिलाफ मिलता है। इन द सेंस कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हम आज़ादी अपना जी रहे हैं वो हम स्टेट के खिलाफ है। यानी कि अगर हम कहीं कुछ समझ रहे हैं कि स्टेट हम पे दबाव डाल रही है, स्टेट हम पे दबाव डालती है, स्टेट के पास पावर है, वो शक्ति डालती है और शक्ति के थ्रू हमको दबाव डालती है, पर हम अधिकार अपना जीना चाहते हैं, हमसे अधिकार छीन रही है। जैसे अभी क्या है
कि हम व्हाट्सएप पे जो एसएमएस करते हैं वो गवर्नमेंट पढ़ सकते हैं, हम जो कॉल रिकॉर्ड करते हैं, कॉल से बात करते हैं, गवर्नमेंट सुन सकती है। तो ये हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है स्टेट। पर निगेटिव लिबर्टी में क्या है, और आई एम सॉरी, निगेटिव बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा था कि जो आज़ादी हमको मिल रही है वो स्टेट के खिलाफ मिल रही है। कैसे स्टेट के खिलाफ मिल रही है? तो अगर हम ये और ज़्यादा हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दे तो हम वो दोनों चीज़ टकरा रही है। स्टेट हमारे प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहा है और हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, स्टेट हमारे प्राइवेसी में जो दखल अंदाजी है वो ना करे। तो एक दूसरे के खिलाफ है साथियों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज़ादी जो है, आज़ादी, फ्रीडम जो है, वो हमको राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमको स्टेट के खिलाफ मिलती है और स्टेट में ही मिलती है। देखिए, अब हम निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। निगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? निगेटिव लिबर्टी, देखिए अंतर क्या है। मैक्सिमम, अगर एक शब्द में हम बोले तो मैक्सिमम आज़ादी, मैक्सिमम इसमें आबादी रहती है और इसमें प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। सपोज कीजिए, जब उदारवाद का कंसेप्ट आ रहा है 17वीं शताब्दी में, लॉक आता है तो उदारवाद का कंसेप्ट आता है। उसने बोला कि स्टेट को मिनिमाइज किया जाए, यानी कि स्टेट को कम किया जाए, और लिबर्टी यानी कि व्यक्ति, इंडिविजुअल की जो अधिकार है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट को कम करने, यानी स्टेट के पावर को कम किया जाता है, तो व्यक्ति की जो अधिकार है, लिबर्टी है, वो बढ़ रहा है। तो ये निगेटिव, इसमें मैक्सिमम आज़ादी मिलेगा क्योंकि स्टेट कम किया जा रहा है, स्टेट के पावर को कम किया जा रहा है, और व्यक्ति की आज़ादी को बढ़ाया जाता है, इसमें मैक्सिमम आज़ादी मिलेगा। ये कंसेप्ट है आधुनिक जो उदारवाद स्टार्ट होता है वहाँ पे। और निगेटिव लिबर्टी में भी यही होता है कि निगेटिव लिबर्टी में स्टेट के पावर को कम किया जाता है और मानव, इंडिविजुअल के पावर को बढ़ाया जाता है। राज्य एवं समाज में स्वयं की अनुपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता, राज्य एवं समाज में स्वयं की अनुपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता, यानी कि निगेटिव लिबर्टी में वही बात जो मैं बोल रहा हूँ वो कह रहा है। देखिए, राज्य, ये लोग क्या मानते हैं, जो भी उदारवादी हो गए, राज्यों को एक आवश्यक बुराई मानेंगे और तथा उसकी शक्ति सीमित करने पर ध्यान देते हैं। राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते हैं, और लेकिन राज्य को मानते जरूर है साथियों, कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते, बिना राज्य के व्यवस्थाएं नहीं बनी रहेगी, ये उदारवादी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, सॉरी हाँ, पॉजिटिव लिबर्टी में यहाँ पे प्रतिबंध आरोप, जैसे समाज में व्यक्ति के मुक्त और पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक शर्त की रूप में स्वतंत्रता। सकारात्मक शर्त क्या होता है साथियों? जैसे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाया था जब उदारवाद पढ़ रहे थे, कि स्टेट आया था इसीलिए कि हम व्यक्ति के स्वतंत्रता को बढ़ा दे और स्टेट को घटा दे। उदारवाद के कंसेप्ट में ये कहा गया था कि हम स्टेट के पावर को घटाएंगे और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाएंगे। पर स्टेट ने अपना कैरेक्टर बदला, और आज देखिए कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के नाम पे क्या होता है, स्टेट जो है हर चीज़ में हस्तक्षेप करता है। पहले बोला स्टेट के हम ऐसा करते हैं कि हम केवल एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड में हस्तक्षेप करते हैं। समाज में व्यवस्था बनाने के लिए रूल्स जो है, नियम्स जो है उसको बनाएंगे ताकि समाज में व्यवस्थाएं बनी रहें। पर एक टाइम पे ऐसा आया कि स्टेट ने इसी कल्याणकारी कार्य करते करते हर चीज़ में, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज देखना, कॉल रिकॉर्ड को करना, ये सब स्टेट जो है पावरफुल होते जा रहा है और हर चीज़ में हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ देखिए वही बात बोल रहा है कि पॉजिटिव, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, यानी पॉजिटिव आपके अधिकार को ये कम कर रहा है, स्टेट पावरफुल हो रहा है। यहाँ पे समाज में व्यक्ति के मुक्त और पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक शर्त के रूप में स्वतंत्रता। यह देखिए, ये कह रहा है कि शर्त हम स्वतंत्रता देंगे, लेकिन सकारात्मक शर्त, कंडीशनल स्वतंत्रता दे रहा है यहाँ पे, जबकि स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कंडीशनल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशनल नहीं है। निगेटिव लिबर्टी में कंडीशनल नहीं है। यहाँ देखिए, राज्य एक सकारात्मक है तथा व्यक्तियों के कल्याण के लिए, यही बात जो मैं बोल रहा था, राज्य एक सकारात्मक है, ये लोग नकारात्मक मानता है, आवश्यक बुराई मानता है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं, सकारात्मक है और व्यक्तियों के कल्याण के लिए आवश्यक भी है। ये कह रहा है कम करो स्टेट के पावर को, ये कह रहा है कि नहीं ठीक है, आपको करने दो, स्टेट हस्तक्षेप कर रही तो करने दो, क्योंकि इससे फाइनली इंडिविजुअल को ही फायदा हो रहा है। ये कह रहा है व्यक्ति विवेकशील है, जो उदारवादी हो गए वो मानेगा व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं, अतः उन्हें अपनी पसंद बनाने हेतु स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये बोल रहा है निगेटिव लिबर्टी में। ये बोलेगा नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं व्यक्ति को, अतः सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की अनुपस्थिति और स्वतंत्रता की प्राप्ति का हम अवसर प्रदान करेंगे आपको, क्योंकि हर लोग बराबर नहीं हैं, इसीलिए हम इक्वलिटी लाने के लिए हम स्वतंत्रता तो बनाए रखेंगे पर हम हस्तक्षेप करेंगे। ये बात बोल रहा है। सीमित शासन की बात करेंगे साथियों, सीमित सरकार की बात करेंगे। ये कह रहा है कि नहीं, स्वतंत्रता एक अवसर के रूप में है
और हम सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप करेगी। हम आपको एक अवसर दे रहे हैं पर सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप करेगी, ये बात ये बोल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी तक का क्लास जो 19-20 मिनट हम पढ़ाए हैं आपको, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि नेगेटिव लिबर्टी को मानने वाले कौन से हैं और पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले कौन से हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ है साथियों। मतलब हर 10 साल का क्वेश्चन अब देखोगे, 10 साल का क्वेश्चन देखोगे तो हर सेकंड मतलब हर 6 महीने में एक बार जो होता है एग्जाम, तो एक साल में 2 बार होता है, तो हर एक साल गैप देकर लगभग आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेगा। देखिए नेगेटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं हाब्स, लाक, टाकविले, थॉमस जेफरसन, एडमंड बर्क, एडम स्मिथ, रिकार्डो, थॉमस पेने, बेंथम मिल, मिल्टन फ्रीडन, नाजिक, फ्रेडरिक हेयक और डेविड फ्रीडमैन, ये जो है ये नेगेटिव लिबर्टी को मानते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो रूसो है, कांट है, टी.एच. ग्रीन है, बोशांकेट बार्कर है, लास्की है, सी.बी. मैकफर्सन है, मोनार्ड किंज हाब्सन है, एल.टी. हाब्स है, राल्स है, रोनाल्ड लर्किन और अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन भी देखिए पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं, क्योंकि ये भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं कि कौशल निर्माण की बात करते हैं, और कौशल निर्माण के लिए बोलते हैं कि स्टेट को आगे आना चाहिए। जिसके पास कौशल नहीं है उसके पास कौशल क्षमता बढ़ाओ स्टेट जाके, और उसको फिर छोड़ दो उसको, यानी कि वो देखिए फ्री बाइक जो अभी बांट रहे हैं, फ्री बीज जो बांट रहे हैं उसको उसके खिलाफ है। बोलते हैं कि नहीं, लोगों को अपंग मत बनाओ, लोगों के अंदर कौशल क्षमता विकसित करो ताकि वो खुद से अपना काम कर ले, न कि उसको 5,000-7,000 रुपये महीना सरकार जो दे के काम करती है वो करो। ये अमर्त्य सेन का, जब हम आगे देखेंगे तो इनको पढ़ेगा। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या साथियों? मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो मानव मुक्ति की बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में स्वतंत्रता को देखिए मानव मुक्ति कैसे, मानव मुक्ति से बाधाओं को दूर करना। अब ये क्या बोल रहा है? देखिए ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है पूंजीवाद के ज़माने में मानव मुक्त नहीं है, वहाँ पे दास के रूप में है, और मानव को मुक्त करना यानी कि सब समाज में सब इक्वलिटी आ जाएगी, वहाँ पे मानव सब समान बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ पे मानव किसी के अंदर दबाव बन के नहीं रहेगा, नहीं पूंजीपतियों के अंदर नहीं रहेगी। क्लास का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा, समाज का जो क्लास के रूप में डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। वहाँ पे उस बाधाओं को दूर करने के बाद जो होगा उसको स्वतंत्रता के रूप में ये देख रहा है, न कि जो अभी है। राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता देनी होगी। मार्क्स जहाँ भी आएगा एक ही बात बोलेगा, आर्थिक स्वतंत्रता की बात, अर्थव्यवस्था से हर चीज़ को जोड़ेगा ही मार्क्स, कहीं भी आए अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा। तो मार्क्स जो है कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी नहीं होगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी देनी होगी, आर्थिक फ्रीडम भी देना चाहिए। हेगल, स्वतंत्रता आवश्यकता की मान्यता है, हेगल का कथन है साथियों, इसको आपको याद रखना होगा। देखिए इस तरीके से हमारा एक छोटा सा क्लास था कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का, और ये ख़त्म हुआ। होपफुली साथियों आपको पसंद आया होगा, इतना डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपका पॉलिटिकल साइंस में जो टारगेट है उसको हम कंप्लीट करेंगे जून से पहले। चलिए थैंक यू साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा यूनिट 1 खत्म होने वाला है, 1 या 2 क्लास न्याय बचा हुआ है, एक इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी है वो बचा हुआ है, फिर एक और कोई 1-2 और क्लास 3-4 क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद से खत्म हो जाएगा साथियों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।